यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जाम। सो नवंबर 2022 एग्जाम के लिए सीए फाइनल वालों के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम क्या सीखने वाले हैं, यू नो दैट Finance Act 2021 is applicable for your examination. Along with that, notification circulars है वो आपके लिए applicable होते हैं 30th अप्रैल 2022 तक। तो आज मैं आपको यहां पे ये सिखाऊंगा कि जो 1 नवंबर 2021 से लेके और 30th अप्रैल 2022 तक whatever notification and circular issued by the CBDT and applicable for your examination, वो आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। और यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये नोट्स हमको कहां पे मिलेगा। तो ये नोट्स के लिए आपको क्या करना है, bhavarpurana.com या bbvirtuals.com पे आप जाएंगे और वहां पे एक फ्री रिसोर्सेज करके टैब है और फ्री रिसोर्सेज वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ये नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो अब आपका एक और डाउट ये रहता है कि सर हमारे पास मई 2022 वाला कॉम्पैक्ट है, तो क्या नवंबर 2022 के लिए हमको कोई न्यू कॉम्पैक्ट लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको नया कॉम्पैक्ट, न्यू कॉम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, वो वाला कॉम्पैक्ट आपके लिए चलेगा। अलोंग विद दैट आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो अमेंडमेंट का पीडीएफ है ये आपके पास होना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द यूलिप। यूलिप मींस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे रिलेटेड पहले भी हमने चीजें पढ़ी थी, आपने जो बैच लिया था उससे रिलेटेड मैंने यूलिप से रिलेटेड चीजें बताई थी, लेकिन उसमें सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाल के और उसमें कुछ और अमेंडमेंट किए हैं, एक सर्कुलर और निकाला और उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली यूलिप का टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा। क्योंकि पहले क्या था कि लाइक यूलिप से रिलेटेड लॉ में सिर्फ इतना दे रखा था कि यूलिप है वो कैपिटल असेट माना जाएगा, एंड कोई भी यूलिप अगर आपने लिया ऑन और आफ्टर 1 फेब 2021 और किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपने जो प्रीमियम पे किया है दैट इज मोर देन 2,50,000 रुपीज, देन दैट यूलिप इज टैक्सेबल, मींस कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। वो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा वो अब यहां पे नोटिफाई किया है, वो अपन सीखेंगे। और यूलिप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो अब आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, तो सीए फाइनल वाले आप लोग है वो यहां पे ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं बता दूं यूलिप होता क्या है। बेसिकली देखो, यूलिप इज बेसिकली अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली। इसको बोला जाता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यूलिप में क्या होता है कि जैसे मैंने भी एक यूलिप ले रखा है, तो मैं जब यूलिप लेता हूं तो आई पे द प्रीमियम टू द सपोज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मैंने पेमेंट किया, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या करता है, उस पैसे को कुछ ऐसी स्कीम्स होती है उसमें लगाता है। इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। इन सिंपल वर्ड में बता दूं कि यूलिप इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। मुझे क्या होता है, वो यूनिट्स मिल जाती है और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे मेरे को जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मैच्योरिटी अमाउंट मुझे एनहांस अमाउंट है वो मिलने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं यूलिप में क्या है कैसे है। तो सबसे पहली चीज, पहला अमेंडमेंट है वो तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में किया था। आपको पता है कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या रहता है? तो कैपिटल असेट का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इनटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। पढ़ा था कैपिटल असेट का डेफिनेशन, उसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड की थी। वहां पे कैपिटल असेट में एक और चीज मैंने बताई थी कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द एफआईआई। एफआईआई कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करता है वो हमेशा कैपिटल असेट होता है। और एक और अमेंडमेंट यहां पे ये था कि अगर आपके पास कोई यूलिप है, अगर आपके पास कोई यूलिप है और वहां पे 1010 डी का 4th एंड 5th प्रोवाइजो अगर लग गया और एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो भी कैपिटल असेट मानी जाती है और उस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो यहां पे आप एक चीज को ऐसे ध्यान रखिए कि अगर कोई यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, और मैच्योरिटी पे एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो कैपिटल असेट मानी जाएगी, और कैपिटल असेट मानी जाएगी तो कैपिटल गेन लगेगा। कैसे लगेगा, क्या लगेगा, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए अब एक और चीज समझना। आप मुझे ये बोलेंगे कि सर बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी तो एग्जेम्प्ट होता है। हमने ये सीखा है कि सेक्शन होती है 1010 डी, और 1010 डी क्या बोलती है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी रहता है, जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं एलआईसी के साथ या किसी और भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसका मैच्योरिटी पूरा एग्जेम्प्ट होता है। इट इज टोटली टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010 डी। लेकिन एक बात बताऊं, इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो अगर आपको याद रहेगा तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता था।
अगर आपने कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई मैच्योरिटी है तो देन दैट मैच्योरिटी इज टोटली टैक्सेबल। एक और चीज ध्यान रखना, आपको मैंने डिडक्शन में बताया था, जब हम एटीसी पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हो ना, दैट प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन द 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। जो पॉलिसी वैल्यू रहता है उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीमियम। अगर ज्यादा है उससे तो उस केस में मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ले रखा है तो उस केस में पॉलिसी वैल्यू का 20% या जितना प्रीमियम पे किया विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता था और 20% की लिमिट लग जाती थी। 1/4/2013 के बाद अगर आपने किसी हैंडीकैप के लिए लिया है तो उस केस में 15% का लिमिट था, याद आया? तो अगर वो लिमिट में प्रीमियम है तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है उसका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है, समझो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल कहां कहां पे होता है? एक तो आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है, दैट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर आप क्या करते हो कि रिसीव्ड वेयर प्रीमियम पेड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 10%, 15%, 20% की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो उस केस में आपका मैच्योरिटी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे इवन आपने प्रीमियम हायर पे किया है मोर देन 10%, 20%, 15%, बट इफ इट इज ऑन रिसीव्ड ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ द डेथ के टाइम पे अगर मिलता है ना तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इवन प्रीमियम वाज मोर देन दैट तो भी अगर डेथ के टाइम पे मिलता है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है लेकिन दो जगह टैक्सेबल है, एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबल है और अगर ये प्रीमियम इस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक अमेंडमेंट किया गया, दैट इज द 4th and 5th प्रोवाइजो। अब ये 4th and 5th प्रोवाइजो क्या बोलता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 4th प्रोवाइजो क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D शैल नॉट अप्लाई, मींस एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इट विल बी टैक्सेबल विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी यूलिप, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1st Feb 2021। मींस 1st Feb 2021 के बाद में अगर आपने कोई यूलिप लिया है एंड इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सच पॉलिसी इज मोर देन 2,50,000, मींस किसी भी प्रीवियस ईयर में उसका जो प्रीमियम आपने पे किया है दैट प्रीमियम इज मोर देन 2,50,000 रुपीज, तो उस केस में उसका जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D शैल नॉट अप्लाई, इट मींस इट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1st Feb 2021 इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी इज मोर देन 2,50,000। सो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, अगर आपने यूलिप लिया है वो 1st Feb 2021 के बाद में लिया है एंड किसी भी ईयर में अगर प्रीमियम जो है दैट इज मोर देन 2,50,000 देन इट इज टैक्सेबल, एंड अगर 2,50,000 या उससे कम है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसका मैच्योरिटी। लेकिन सर एक से ज्यादा हमने यूलिप लिया तो क्या होगा? तो देखिए यहां पे सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप्स, आपने एक से ज्यादा यूलिप्स लिए, जैसे हो सकता है देयर में भी पॉसिबिलिटी कि मैंने क्या किया कि 1/4/2021 के बाद में 3 यूलिप्स ले ली, एक तो मैंने लिया यूलिप 1, एक लिया 2 और एक लिया 3 करके, ठीक है, मैंने 3 यूलिप्स ले ली और मैंने क्या किया, इसका भी 1 लाख का प्रीमियम है, इसका भी 1 लाख का प्रीमियम है और इसका भी 1 लाख का प्रीमियम है। मींस एवरी ईयर आई एम पेइंग द प्रीमियम ऑफ 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सो टोटल 3 लाख का प्रीमियम है। तो क्या मुझे मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? तो यहां पे समझना, पहले जो आईसीआई ने मे के लिए जो मटेरियल दिया था उसकी लैंग्वेज अलग थी बिकॉज ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन इशू था, लेकिन अभी सीबीडीटी ने क्लियरिफाई किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताने वाला हूं। तो देखो अगर आपने एक से ज्यादा यूलिप लिया और सबका मिला के प्रीमियम जो है दैट इज मोर देन 2,50,000, तो उसमें 2,50,000 से कम वाला जो प्रीमियम है ना उस पे एग्जेम्पशन मिलेगी। जो 2,50,000 से कम वाला प्रीमियम है उस पे एग्जेम्पशन मिलेगी एंड 2,50,000 से जो ऊपर वाला हुआ यू कैन से दैट उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, यहां पे मैंने 3 यूलिप्स लिया, 1 इज फॉर 1 लाख 1 लाख 1 लाख, टोटल प्रीमियम इज 3 लाख, सो कैन आई से दैट मोर देन 2,50,000? तो क्या मुझे सब पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी? ना बाबा ना,
यहां पे क्या होगा कि मैं इस 1 लाख वाली जो है और ये 1 लाख वाली, इन दोनों की मैच्योरिटी को मैं एग्जेम्प्ट करवा सकता हूं अंडर सेक्शन 10(10)(d). और बेटा जो ये थर्ड वाला जो रहेगा ना, इसका जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसका थर्ड वाला जो है उसका मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? आप बताओ, आपको समझा कि नहीं समझा? समझा तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर देखो अगर आपने एक ही यूलिप लिया है और 2,50,000 से ज्यादा है तो उस केस में उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपने मल्टीपल यूलिप्स लिए, टोटल मिला के 250 से ज्यादा है, तो उस केस में जो 250 से कम वाला रहेगा ना उस पे एग्जेम्पशन मिलेगा, जो बाकी वाला है उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इस लैंग्वेज को वापस पढ़िए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द प्रीमियम पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप्स, मींस एक से ज्यादा यूलिप्स आपने लिए, इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021 के बाद एक से ज्यादा यूलिप्स लिए, द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) शेल अप्लाई, मींस एग्जेम्पशन मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू दोज यूलिप्स where the aggregate amount of premium does not exceed the 2,50,000 in any of the previous year during the terms of any of those policies. मींस 10(10)(d) एग्जेम्पशन मिलेगा उन पॉलिसीज पे जिनका एग्रीगेट प्रीमियम है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं है। सो कैन आई से दैट आउट ऑफ दिस 3 पॉलिसी मैं इन 2 पॉलिसी के पे एग्जेम्पशन ले सकता हूं मैच्योरिटी पे, और इस पे मैं एग्जेम्पशन नहीं ले पाऊंगा। मैं ये भी चॉइस है मेरे पास कि चलो मैं इन 2 पॉलिसीज पे एग्जेम्पशन ले लेता हूं और इस पे मैं नहीं लू, दैट इज माई चॉइस। तो यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए देखिए, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन ना लो। एक बार वापस से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, क्या दे रखा है। Provided also that a premium is payable by a person for more than 1 ULIPs issued on or after 1 Feb 2021, then exemption under section 10(10)(d) shall apply, means exemption is available only with respect to those ULIPs where the aggregate amount of premium does not exceed the 2,50,000 in any of the previous year during the terms of any of those policies. अब एक चीज समझना, even premium was more than 2,50,000. But if there is a death of the person, in that case exemption is available. Even premium ULIP, in case of ULIP, premium was more than like 2,50,000. But if it is received at the time of the death of any person, then exemption under section 10(10)(d) is available. You got my point or not? Yes. चलिए अब एक काम करते हैं, अपन कुछ examples लेते हैं. Example number 1. There is a one ULIP. Very simple example. ULIP. There is only one ULIP. That is ULIP number A. Now, guys, this ULIP is issued on 1/4/2011. 1/4/2011. So can I say that when it is issued before 1 Feb 2021, then whatever provision we are discussing, that is not applicable, because this provision says that if ULIP is taken on or after 1 Feb 2021, then only this provision is applicable, otherwise it is not applicable. And in this particular case, this ULIP was taken on 1 Feb 2011. So can I say that obviously maturity is going to be exempt? In this case, maturity is going to be exempt. Even your annual premium was 5 lakh. Even annual premium was 5 lakh. In that case, your maturity is exempt. And yes, this premium is up to 10% of your policy value. In that case, it is totally exempt. So pay attention. The sum received on the maturity will be exempt under section 10(10)(d). as the policy has been issued before 1 Feb 2021 and accordingly not covered by the above proviso. Now next part, example number 2. All people pay attention. There is one ULIP, that is ULIP number A. Now this ULIP is taken on 1st April 2021. So can I say that on or after 1st Feb 2021? Answer is yes. Annual premium is 5 lakh and sum assured is 50 lakh and consideration received at the time of maturity in 31 is basically 60 lakh. So can I say that here a policy is taken on or after 1st Feb 2021 and in any year premium is more than 2,50,000, then can I say that maturity is taxable? So here guys, maturity will be taxable, but how maturity will be taxable? Maturity will be taxable under the head capital gain. And how to calculate the capital gain? Obviously full value of consideration will be your maturity amount or minus whatever premium you have paid, just reduce that, remaining is your capital gain. How to calculate capital gain? That we will discuss today only, don't worry about that. So here can I say that this 60 lakh minus 50 lakh, this 10 lakh is going to be taxable under the head capital gain. So here the consideration received will not be exempt under section 10(10)(d).
As per the provision of the fourth proviso, since the annual premium payable on the policy exceeding 2,50,000 means premium is paid more than 2,50,000, in that case your maturity is going to be taxable. You got my point or not? Yes. Now next part, example number third. Pay attention. Example number third. Now there are two ULIP. One is the ULIP A and one is the ULIP B. Both ULIP taken on 1/4/2021, and annual premium, like one ULIP annual premium is only 2 lakh and another ULIP annual premium is 3 lakh. Sum assured is 20 lakh, 30 lakh. Like in all example I have taken that whatever premium paid, that is up to 10% of the policy value. So obviously otherwise it is not taxable. So as per this provision you have to check that it is taxable or not. Now consideration received on maturity, that is 22 lakh and 35 lakh. Now guys, pay attention. Here sir, when he has taken the multiple ULIP, then you have to check that in any year, whatever premium, if premium is more than 2,50,000, then obviously you can say that in simple word, can I say that if there are multiple ULIP and for any ULIP, if premium is up to 2,50,000 means less than 2,50,000, then for that ULIP exemption is available. So can I say that for ULIP B, exemption will not be available? It is going to be taxable because premium is more than 3 lakh. But ULIP A, your premium is only 2 lakh. So can I say that it is up to 2,50,000 means it is not more than 2,50,000. So can I say that ULIP A maturity is going to be exempt? ULIP A maturity is going to be exempt and ULIP B maturity is going to be taxable. You got my point or not? Yes. So all people, just pay attention. We are going to start with the solution part. The consideration received under ULIP B will not be exempt under section 1010D. As per the provision of the fifth proviso, since the aggregate of annual premium payable for ULIP A and ULIP B is more than 2,50,000 during the terms of this policy. However, the consideration received under ULIP A shall be exempt under section 1010D since its annual premium does not exceed 2,50,000 in any of the previous year during the terms of the policy. You got my point or not? Yes. Now next example is very interesting. Pay attention. Example number 4. There are 3 ULIP. ULIP A, ULIP B and ULIP C. All ULIP taken on 1/4/2021. Annual premium. Here it is a 1 lakh, here it is 1,50,000 and here it is 3 lakh. Can you answer from this example only? Can I say that third ULIP exemption is not available? Third unit maturity will be taxable because it is more than 2,50,000, and for this one and this one you can claim the exemption because maximum 1 lakh and 1,50,000. It's up to 2,50,000. Now it is not more than 2,50,000. So ULIP A and ULIP B maturity will be exempt, but ULIP C maturity is going to be taxable. You got my point or not? Or just tell me you understood my point or not? Yes. So all people, pay attention. The consideration received under ULIP C will not be exempt under section 1010D. As per the provision of the fifth proviso, since aggregate of annual premium payable for ULIP A, B and C is more than 2,50,000 during the terms of this policy. But however, the consideration received under ULIP A and B shall be exempt since aggregate of annual premium payable for these two policies does not exceed 2,50,000 for any previous year during the terms of these two policies. You got my point or not? Yes. Now next part, example number 5 is very simple. Now example number 5 says that there are 4 policies. One is the policy X, A and B and C. Now guys, remember here, policy X was taken on 1st April 2020. So can I say that when policy taken on 1st April 2020, so obviously this policy maturity will be exempt because this is not covered by the amendment, because amendment is covered only ULIP is taken on or after 1st Feb 2021. So this policy X is going to be exempted, maturity is exempt. Now A, B and C. So can I say that C is taxable because premium is more than 2,50,000, but A and B, even aggregate for 3 policy is more than 2,50,000. But guys, A and B premium is up to 2,50,000, not more than 2,50,000. So can I say that on A and B you can claim the exemption under section 1010D, but obviously C is going to be taxable. You got my point or not? Yes. All people, just pay attention.
The consideration under ULIP X will be exempt under section 1010D as the policy has been issued before 1st Feb 2021 and it is not covered by the recent introduced provision, means it is not covered by the recent amendment. Now next part. The consideration received under ULIP C will not be exempt as per the provision of the 5th proviso since the aggregate annual premium of ULIP A, B and C is more than 2,50,000 during the terms of this policy. However, the consideration received under ULIP A and B shall be exempt since the aggregate of annual premium payable for these two policies does not exceed the 2,50,000 for the previous year during the terms of these two policies. You got my point or not? Yes. Now next part, example number 6. Very simple example. Now example, this example is, there are basically 4 ULIPs. ULIPs X, ULIP A, ULIP B and ULIP C. Now you have to check that this all ULIP is taken on or after 1st Feb 2021. So all ULIP taken on or after 1st Feb 2021. Now annual premium you have to check. Here annual premium is 2 lakh. Here annual premium is 1 lakh. Here annual premium is 1,50,000 and here annual premium is 3 lakh. So can I say that for the C exemption is not available, it is taxable. C maturity will be the taxable. Now guys, you have to check the X, A and B. Now here 2 lakh, here 1 lakh and here 1,50,000. If you take the aggregate of 3, so 2 lakh, 3 lakh and 4,50,000, exemption is not available. Now you can claim the exemption only for those policy for which aggregate premium in any year is not more than 2,50,000. So can I say that? Here if I claim the exemption for this 2 lakh, suppose I have claimed the exemption for X policy, then can I say that I'm not eligible to claim the exemption for A and B because यहाँ 2 lakh का premium है and if you consider A then it will be a 3 lakh. No, exemption is not available. So here X का premium is 2 lakh, so you can claim the exemption for the policy X and for A and B and C exemption is not available. But guys, here you have an alternative. Yes, suppose I don't want to claim the exemption for policy X. X का मुझे exemption नहीं लेना, even यहाँ 2 lakh, I don't want to claim the exemption. Then can I say that, suppose if I have not claimed the exemption on maturity of policy X, then can I claim the exemption for the A and B both or not? Answer is yes, because A premium is 1 lakh, B premium is 1,50,000, total is 2,50,000. It is not more than 2,50,000. Then I can claim the exemption for the A and B maturity if I have not claimed the exemption for the maturity of the policy X. You got my point or not? अरे बड़ा ही सिंपल है यार. देखो दो चीजें, अगर किसी पॉलिसी का प्रीमियम मोर देन 2,50,000 है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल. अब अगर मल्टीपल पॉलिसी है तो उस केस में टोटल प्रीमियम किसी भी ईयर में जिसका 2,50,000 या उससे कम है, 2,50,000 या उससे कम है, उस पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, ऊपर वाले पे आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते. तो बड़ा ही सिंपल है. तो क्या मैं वैसा बोलूं कि मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी सी इज टैक्सेबल, मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी एक्स क्लेम एग्जेम्प्ट, देन ए एंड बी इज टैक्सेबल. बट सपोज इफ यू क्लेम द टैक्सेबल like X is taxable, in that case A and B will be the exempt. You got my point or not? Yes. So just check the here solution. The consideration under ULIP X will be exempt for previous year 31-32 because here maturity is in the 31-32, means X is mature in 31-32 and ABC is mature in the 32-33. So suppose if you have claimed the maturity of X is exempt, then what will happen? The consideration under ULIP X will be exempt under section 31-32 since the annual premium does not exceed 2,50,000. The consideration received under ULIP A, B and C will not be exempt as per the provision of the 5th proviso since aggregate annual premium payable for these 3 ULIPs and ULIP X is more than 2,50,000, which fall under the tenure of this policy. The consideration of ULIP A will not be eligible for exemption as the aggregate of annual premium of the X and A exceed the 2 lakh
50,000। तो यहां पे क्या बोला कि यूनिट ए जो है वो ए का जो प्रीमियम है वो एग्जाम, अगर आपने ये एग्जाम ले लिया, आपने ये एग्जाम ले लिया, तो आप ए जो है एंड बी है उसको आप एग्जाम नहीं ले पाओगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। बट अगले एग्जाम्पल में मैंने वापस इसका वैसे बताया, थोड़ा अलग तरीके करके। कैसे? देखिए अगले एग्जाम्पल में क्या है, देयर आर 4 पॉलिसी, दैट इज द एक्स, ए, बी एंड सी। प्रीमियम कितना है? एनुअल प्रीमियम 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000 and 3 lakh. Can I say that C is taxable? C is taxable because per policy premium is more than 2,50,000. Now you have to check the X, A and B. So when I check the X, because X का maturity पहले आ रहा है, X का maturity पहले है, suppose मैंने X का exemption ले लिया, exempt कर दिया X को, X का मैंने exemption ले लिया, तो मैं ए का एग्जाम्पशन ले सकता हूं। आंसर इज यस, आई हैव चॉइस। तो मैं ए का भी एग्जाम्पशन ले सकता हूं, बिकॉज क्या होगा कि यहां जो पॉलिसी टर्म्स है वो 10 ईयर है, तो उसमें इसका एग्जाम्पशन ले रहा हूं मैं, तो इसका एग्जाम्पशन मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है, दैट इज अप टू 2,50,000। सो मैं ए को एग्जाम्पशन ले रहा हूं, तो उस केस में बेटा बी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। बी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज समझिए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या मैं ए का एग्जाम्पशन पहले ले लिया, इसका मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट, और उसके बाद बी जो है उसका मैं एग्जाम्पशन लेना चाहता हूं इंस्टेड ऑफ द ए? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिकॉज बी का प्रीमियम इज 1,50,000 एंड 1 लाख इट्स अप टू 2,50,000, सो आई कैन टेक द एग्जाम्पशन फॉर द एक्स एंड बी एंड नॉट ऑन द ए एंड सी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, the consideration under ULIP X will be exempt for the previous year 31-32 since the annual premium does not exceed the 2,50,000। अब एक बात बताओ, मैं क्या ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं पॉलिसी X का एग्जाम्पशन ना लूं? I don't want to claim the exemption for policy X and I want to claim the exemption for A and B। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the consideration received under ULIP X will be exempt for the previous year 31-32 because it is mature in the previous year 31-32 since the annual premium does not exceed 2,50,000. The consideration received under ULIP B only will be exempt during the 32-33 while the consideration received under ULIP A and C will be taxable as per the provision of the 5th proviso. The exemption is restricted to the consideration under ULIP B since the aggregate of annual premium payable for ULIP X and B together did not exceed the 2,50,000 for any of the previous year during the terms of that ULIP B. Here, instead of B, we could have taken the ULIP A as the aggregate annual premium payable for ULIP X and A also less than 2,50,000 during the terms of this ULIP. However, since including ULIP B instead of ULIP A is more beneficial for the assessee, ULIP B has been considered for the exemption. So आपके लिए बेटर क्या रहेगा कि आप एक काम करिए कि ULIP X को लीजिए और उसके साथ ULIP B को लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद एग्जांपल नंबर आ जाइए आप लोग 8th पे। देखिए 8th में क्या लिखा हुआ है, 1/4/2021 और बाकी सब 1/4/2022 को ले रखा है पॉलिसी। प्रीमियम कितना है? 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000 एंड 3 लाख। कैन आई से दैट दिस 3 लाख इज टैक्सेबल? ऑब्वियसली। नाउ यू कैन क्लेम द एग्जाम्पशन फॉर दिस, यू कैन क्लेम द एग्जाम्पशन फॉर दिस, but obviously it will be taxable. But guys, there is an option, you can claim the exemption for the X and B also, or you can claim the exemption for the A and B also. It's your choice. So here pay attention what happened. Assume exemption not claim at the time of maturity of policy X. मीन्स पॉलिसी एक्स जब मैच्योर हुआ, जब 12 लाख आपको मिला ऑन 1 May 2031, that time exemption was not claimed. So can I, if it is a taxable, then can I claim the exemption for this 2 policies? Answer is yes. मैं यहां पे 2 policies पे exemption ले सकता हूं, that is A and B पे मैं exemption ले सकता हूं, यहीं पे मैंने वही बताया। तो देखिए, the consideration under ULIP X was not claimed to be exempt by assessee. The consideration received under ULIP A and B will be exempt. However, since the aggregate of annual premium payable for ULIP A and B together did not exceed 2,50,000 for the any of the previous year during the terms of this ULIPs A, B and ULIP X was not claimed to be exempt, the consideration received under ULIP C will be taxable as per the provision of the 5th proviso. You got my point or not? Yes. Now last 2 more example. Example number 9. देखिए क्या लिखा हुआ है, the assessee did not receive any consideration under any other eligible ULIP in earlier previous year.
preceding to the previous year 32 33 other than the ULIP X and ULIP Y। अब एक बात समझिए, यहां पे क्या हुआ, आपने ये यूलिप लिया है, X जो है 21 में, ये भी 21 में, ये 22 में, ये 22 में, ये 22 में। सीधी सी बात है कि यहां पे आपने जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इसका कितना है 1,50,000 एंड इसका 3 लाख। कैन आई से दैट सी इज टैक्सेबल? सी का प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा है, इट इज टैक्सेबल। नाउ हियर दिस इज कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द सरेंडर ऑन 1 जुलाई 2025 को आपने सरेंडर किया ये, और यहां पे 6 लाख मिला आपको, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, यहां 12 लाख मिला, फिर यहां पे 32 में इसका 12 लाख मिला, इसका 18 मिला, इसका 34 मिला। कैन आई से दैट सी तो टैक्सेबल होगा। अब अपन बाकी की बात करेंगे। सरेंडर वैल्यू ऑफ एक्स एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर यूलिप वाई ऑन मैच्योरिटी। यहां पे मैं एक बात बोलूं, देखो इसका 1 लाख है एंड इसका 1 लाख है, इट्स 2 लाख। सो कैन आई से दैट आई कैन क्लेम द एग्जेम्पशन फॉर दिस टू। मैं इनका एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो यहां पे इसका मैंने मान लो एग्जेम्पशन ले लिया, इसका मैंने एग्जेम्पशन ले लिया, दो का एग्जेम्पशन मैंने ले लिया, तो मैं ऐसा बोलूं कि ए एंड बी विल बी टैक्सेबल, बिकॉज ऑब्वियसली यह 1 लाख प्रीमियम था, 1 लाख प्रीमियम था, इट्स 2 लाख लेस देन 2,50,000। सो एक्स एंड वाई इज एग्जेम्प्ट बट ए बी एंड सी इज टैक्सेबल। बट मेरे पास ऑल्टरनेटिव है यहां पे। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसका एग्जेम्पशन नहीं लिया, एक्स का मैंने मैच्योरिटी पे जब सरेंडर किया, आई हैव नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन, then can I say that on this too I can claim the exemption? Answer is yes. Suppose I have not claimed the exemption for this 6 lakh, this 12 lakh also I have not claimed the exemption. Then can I say that I can claim the exemption for the A and B because premium is up to 2,50,000 only? Hope so आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the surrender value of ULIP X and consideration received under ULIP Y on maturity will be exempt since the annual premium does not exceed 2,50,000 during the terms of these policies. The consideration received under ULIP A, B and C will be taxable as per the provision of proviso because total premium is more than 2,50,000. Huh. If the annual premium of ULIP A, B and C is added, then aggregate the premium will be exceed 2,50,000. In that case, it is basically taxable. As per the provision of the fifth proviso, in case of the multiple ULIP, the aggregate of the premium payable for all the policy which are claimed to be exempt under section 1010D shall not exceed 2,50,000 for any previous year during the terms of any of the policies. Now next part, suppose if in the example 9, the assessee does not claim the exemption in respect to the surrender value of ULIP X. अगर यूलिप एक्स का उसने एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो मैं बोलूं आप एक्स पे एग्जेम्पशन नहीं ले रहे, तो आप एक काम करिए ना, वाई एंड ए पे ले लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वाई पे भी नहीं लेते तो आप ए एंड बी पे एग्जेम्पशन ले लीजिए, इट इज योर चॉइस। सो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे इन एग्जांपल 9, द assessee does not claim the exemption with respect to the surrender value of ULIP X. The consideration received under ULIP Y will be exempt for the previous year 31-32. And consideration received under ULIP B will be also exempt for the previous year 32-33 under clause 1010D. The exemption is restricted to ULIP B since the aggregate of annual premium payable for the ULIP Y and B together did not exceed the 2,50,000 for any of the previous year during the ULIP of Y and B. The assessee did not claim the X as exempt. ULIP B is preferred in place of unit A as it is more beneficial to the assessee. So it is more beneficial for the assessee to claim the exemption for the Y and B because here it is a 1 lakh, here it is a 1,50,000. So it is more beneficial for the assessee. You got my point or not? Yes. तो कुल मिला के एक बात बताऊं, कुल मिला के जमा बात यह है कि अगर आप यूलिप लेते हो 1 Feb 2021 के बाद, अगर आपने एक ही यूलिप लिया है और 1 Feb 2021 के बाद पर पॉलिसी प्रीमियम किसी भी साल में 2,50,000 से ज्यादा है, इन दैट केस मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। अगर आपके पास मल्टीपल यूलिप्स है तो उस केस में जिसका टोटल प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा नहीं है, उस पर आप एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा? तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में एक रूल दे रखा है 8AD। अब ये कैसे टैक्सेबल होगा, क्या होगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए यहां पे एक सेक्शन डाली गई 45(1)B, और 45(1)B क्या बोलती है कि वेयर एनी पर्सन रिसीव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर द यूलिप issued on or after 1 Feb 2021 and exemption does not available due to the 4th and 5th proviso to section 1010D, then any profit or gain arising from the receipt of such amount by such person shall be chargeable to income tax under the head capital gain.
and shall be deemed to be the income of that person in the previous year in which such amount is received. मतलब जिस ईयर में आपको पेमेंट रिसीव होगा, मैच्योरिटी पेमेंट रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा, उस ईयर में इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड द इनकम शैल बी टैक्सेबल, शैल बी कैलकुलेटेड इन अ सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. इनकम कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए हम आपको मैनर्स प्रोवाइड करेंगे और वो मैनर्स क्या है वो अब अपन सीखने वाले हैं. कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना, इट्स वेरी सिंपल. कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक यूलिप लिया और उस यूलिप में आज आपको पैसा मिला, तो जितना पैसा मिला वो ले लीजिए और जितना आपने प्रीमियम पे किया था उसकी टोटल आप लेस कर दीजिए. जो बचेगा दैट इज योर कैपिटल गेन. एंड गाइस दिस कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A. 112A मींस वो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख वाला होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये टैक्सेबल होगा. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. एक रूल डाला है, रूल 8AD करके. ये रूल बोलता है वेयर द अमाउंट इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द यूलिप. यूलिप है ना, मिनिमम 5 इयर्स का होता है, आप ध्यान रखना. मिनिमम जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है ना, वो 5 इयर्स का तो होता ही है. 5 इयर्स का मिनिमम, उसमें शायद 3 इयर्स का पीरियड रहता है, बट 5 इयर्स के बाद आप पैसा निकाल सकते हो वगैरह. 10-10 साल का यूलिप आता है. तो यूलिप है वो कभी भी ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता कि अभी डाला और 1 साल बाद निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है. वो मिनिमम जो है 3 ईयर का लॉक इन रहता है, उसके बाद 5 ईयर 10 ईयर की अवधि का यूलिप होता है. तो देखो, वेयर द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द यूलिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला A माइनस B. आपको A माइनस B करके कैपिटल गेन निकालना है. A का मतलब क्या होगा, the amount received for the first time during the previous year means whatever amount you have received including the amount allocated by way of bonus on such policy means जो भी पॉलिसी पे आपको बोनस है या जितना आपको पैसा मिला है वो आप ले लेंगे. दैट इज द अमाउंट A करके. माइनस क्या करेंगे, बी करके. अब एक बात समझते हैं, ये बी क्या होता है, टी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी होना चाहिए. बी द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ यूलिप टिल द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट एज रेफर्ड इन पॉइंट ए. मींस पॉइंट ए में जितना आपको पैसा मिल रहा है उस टाइम तक आपने कितना प्रीमियम पे किया था उसकी टोटल कर दीजिए, वो टोटल आप लेस कर दीजिए, उतना आपका लेस हो जाएगा. अब एक चीज समझना, अगर यूलिप में एक बार आपको पैसा मिल चुका है उसके बाद वापस पैसा मिलता है तो क्या होगा, देयर में भी पॉसिबिलिटी ना, ऐसा हो सकता है कि एक बार वापस आपको, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने कुछ यूलिप लिया, मैंने 5 इयर्स तक पेमेंट किया, फिर 5 इयर्स पे मुझे कुछ पैसा मिला, फिर मेरे को 10th ईयर पे पैसा मिला, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी ना. तो 10th ईयर पे जब पैसा मिल रहा है तो उस टाइम पे कितना पैसा मिल रहा है और आपने 5th ईयर के बाद कितना प्रीमियम पे किया था वो आप लेस कर दो. इट्स वेरी लॉजिकल. तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, where the amount is received under ULIP during the previous year at any time after the receipt of amount as referred in the clause number 1. मींस पहले एक बार यूलिप पे आपको पैसा मिल चुका है, अब वापस आपको यूलिप पे पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, the capital gain shall be calculated, that is C minus D, and C will be the amount received under ULIP during the previous year at any time after the receipt of amount as referred in clause number 1. मींस clause number 1 में जो मिला था उसके बाद अब आपको कितना पैसा मिल रहा है, इंक्लूडिंग द अमाउंट अलोकेटेड बाय वे ऑफ द बोनस है, वो बोनस कितना मिल रहा है करके. ठीक है, excluding the amount that already been considered for calculating the taxable amount under this sub rule during the earlier previous year. मतलब जिस अमाउंट पे पहले टैक्स लग चुका है ऑब्वियसली वो वाला अमाउंट वापस कंसिडर यहाँ पे नहीं होगा और इसमें से आप लेस क्या करेंगे, जो आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे किया है, जब पहला वाला अमाउंट मिला था उसके बाद कितना प्रीमियम पे किया है वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे. अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, ये नोट क्या बोलता है, द कैपिटल गेन as computed shall be deemed to be the capital gain arising from the transfer of unit of equity oriented fund and taxable according to section 112A. guys यूलिप पे जो कैपिटल गेन होगा ना वो हमेशा 112A में टैक्सेबल होगा और ये माना जाएगा ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन है. और 112A में हमेशा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अपन ने यूलिप के लिए 5 इयर्स प्रीमियम पे किया तो क्या हमको इंडेक्सेशन वगैरह मिलेगा. आंसर इज नो. वेरेवर सेक्शन 112A इज एप्लीकेबल देयर indexation is not applicable, and when indexation is not applicable it means obviously whatever premium आपने पे किया था just total that, reduce that. और reduce किस में से करेंगे, जितना पैसा अब आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है उसमें से आप reduce कर लेंगे. it will be taxable under section 112A as a equity oriented mutual fund. Now here I have took one example, pay attention. Mr. BB invested 3 lakh every year in the ULIP of the ICICI from 1st April 2021 for the 10 years. So 10 years I am going to invest. On the 1st April 2021, every year I will invest the 3 lakh. The policy value is basically 40 lakh. Mr. BB received the 37 lakh on 17 July 2026.
On 17 July 2026, I have received the 37 lakh from such policy, and on 31st March 31, he again received the 28 lakh from the such policy. Compute the capital gain. So सबसे पहला मुझे कब मिला था? सबसे पहले मुझे मिला था on 17 July 2026. So can I say that previous year 26, 27 and assessment year 27, 28. I have received the amount of the 37 lakh. 37 लाख मुझे मिला था। माइनस क्या करेंगे इसमें से? जितना आपने प्रीमियम पे किया। तो प्रीमियम आपने कितना पे किया होगा 1 अप्रैल 2021 से? दैट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26। दैट इज 26 इज अ 6 ईयर मल्टीप्लाई बाय 6 ईयर मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, देन इट्स कम्स टू द 18 लाख। सो 18 लाख का प्रीमियम पे किया था, तो रिमेनिंग जो 19 लाख रहेगा दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। एंड गाइस अगेन वापस मिला कब? यहां पे 31 में अगेन मुझे 31 में अगेन मुझे मिलता है कितना? 28 लाख। देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 28 लाख। और आपने कितना पे किया होगा 27 में? एक तो इंस्टॉलमेंट आई होगी 27, 28, 29 and 30, that is the 4 installment. So here 3 lakh multiplied by 4, that is 12 lakh. So remaining 16 lakh will be treated as the long term capital gain. You got my point or not? अरे guys tell me you understood my point or not? Yes sir, हमको समझ में आया। Now next amendment, एक बात बताइए मुझे, आपको पता है रिटर्न किस किस को फाइल करना पड़ता है? याद करो वो फर्स्ट वाला टॉपिक जहां पे मैंने आपको सिखाया था रिटर्न किस किस को फाइल करना पड़ता है। उसमें मैंने ये बताया था कंपनी पार्टनरशिप फर्म रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। फॉर अदर एसएससी रिटर्न तभी फाइल करना रहता है जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा होता है। उसके साथ साथ में आपको पता है हमने कुछ और पॉइंट्स पढ़े थे। किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है दैट इज मोर देन 1 लाख है तो उस केस में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट इज मोर देन 1 करोड़ है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसी लाइन में हमारी निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे 4 पॉइंट और ऐड किए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने यहां पे 4 पॉइंट और ऐड किए हैं और इन्होंने बोला कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको रिटर्न फाइल करना रहेगा। तो यहां पे एक रूल नंबर 12 AB करके है, उसमें अमेंडमेंट किया और उसमें क्या लिखा देखिए। सबसे पहला, फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, मींस फॉलोइंग पर्सन को भी रिटर्न फाइल करना है। कौन कौन? सबसे पहला, if his total sales or turnover or gross asset as the case may be in the business is more than 60 lakh during the previous year. So in case of business, if your turnover is more than 60 lakh during the previous year, so in case of business your turnover is more than 60 lakh in the previous year. Second part, in case of the profession, if your gross asset is more than 10 lakh during the previous year. सो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल दूं, बिजनेस के केस में टर्नओवर मोर देन 60 लाख आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में योर ग्रॉस एसेट मोर देन 10 लाख आपको रिटर्न फाइल करना रहेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर आपका कोई भी एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज इन केस ऑफ एनी पर्सन इज 25,000 रुपीज और मोर, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट इज 50,000 रुपीज और मोर, तो आपको रिटर्न फाइल करना रहेगा। आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे मान लो मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, बट हुआ क्या कि हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 रुपीज और मोर, तो उस केस में आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एक और चीज समझना, यहां फर्स्ट 2 पॉइंट्स में क्या था? मोर देन 60 लाख, यहां पे क्या था? मोर देन 10 लाख, यहां पे क्या है? 25,000 रुपीज और मोर, मींस एग्जैक्ट 25,000 TDS TCS डिडक्टेड कलेक्टेड, देन ऑल्सो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट इज 50,000 रुपीज। सीनियर सिटीजन मीन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। सो सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट कितना है होगा? 50,000 यहां पे। उसके बाद एक और चीज, द डिपॉजिट इन 1 or more saving bank account, like in current account if it is more than 1 crore you have to file the return, now it is a saving bank account. So in case of the saving bank account, if your aggregate deposit is 50 lakh rupees or more during the previous year, if it is a 50 lakh rupees or more during the previous year in your saving bank account, आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। Now guys, deposit means it is a only cash deposit और बैंक डिपॉजिट भी कवर हो जाएगा। राइट आंसर इज बैंक डिपॉजिट भी कवर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द कैश डिपॉजिट, दे मेंशन ओनली अबाउट द डिपॉजिट। सो कैन आई से दैट कि देयर आर 4 पीपल, दे आर आल्सो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। एक तो आपके बिजनेस में टर्नओवर है वो 60 लाख से ज्यादा हो जाता है, आपके प्रोफेशन में ग्रॉस एसेट 10 लाख से ज्यादा होती है, या फिर आपका जो टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हुआ है दैट इज 25,000 रुपीज और मोर, एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 रुपीज और मोर। एंड इन अगर आपका
जो है वो डिपॉजिट होता है सेविंग बैंक अकाउंट में, एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है और डिपॉजिट 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यू हैव टू फाइल द रिटर्न, आपको रिटर्न फाइल करना रहेगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द डीआरसी। डीआरसी इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। एक चीज बताओ मुझे, आपको पता है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड, और वहां पे डीआरसी करके एक नया फंडा आया था। पहले एक टॉपिक हुआ करता था दैट वाज रिलेटेड टू द सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, और ये इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को उन्होंने हटा दिया था और छोटे छोटे केसेस में इन्होंने क्या किया, एक डीआरसी करके कंसेप्ट लाया था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आप अगर एक काम करिए, अभी ये अमेंडमेंट देखने से पहले आप डीआरसी वाला जो टॉपिक है ना, 2 पेजेस का टॉपिक है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं डीआरसी से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है। तो सबसे पहली चीज तो कैसे डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक में जाके देखेंगे तो वहां पे ये लिखा था एज मे बी लाइक प्रिस्क्राइब, एज मे बी नोटिफाइड करके, ठीक है। तो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स डाले हैं, और रूल्स में बताएंगे कि डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा करके, ठीक है। आप एप्लीकेशन डीआरसी में कैसे करेंगे, वो सब चीजें यहां पे दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले, the central government shall constitute the DRC for every reason of the PCCIT for the dispute resolution। मींस जो PCCIT है हर रीजन में, PCCIT जैसे अहमदाबाद PCCIT है, बॉम्बे PCCIT है, तो वहां पे क्या होगा, हर रीजन में जो PCCIT रहता है उस रीजन में, हर रीजन में ये लोग क्या करेंगे, डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। बट डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एमसीक्यू, वो एमसीक्यू में पूछ लेके डीआरसी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ईच डीआरसी शेल कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर, देयर विल बी अ 3 मेंबर, 3 मेंबर रहेंगे हर डीआरसी में। कौन कौन रहेगा मेंबर में, 2 मेंबर शेल बी रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स के जो आईआरएस ऑफिसर रहते हैं वो रिटायर्ड हो गए, उसमें से 2 लोगों को लेंगे। who have held the post of the CIT or any equivalent or higher post for the 5 year or more। तो देखिए, 2 मेंबर जो रहेंगे वो तो रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर रहेंगे जो इनकम टैक्स में काम किया है और उन्होंने सीआईटी या उसके हायर लेवल की पोस्ट है वो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए होल्ड की है, तो उसको है वो अपॉइंट करेंगे डीआरसी के 2 मेंबर। और 1 मेंबर कौन रहेगा, 1 मेंबर रहेगा दैट इज द सर्विंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सीआईटी पीसीआईटी एज स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी। इसको सीबीडीटी नोटिफाई करेगी और उसको स्पेसिफाई करेगी कि जो सर्विंग मेंबर है मींस करंट सीआईटी पीसीआईटी है उसको भी इसका मेंबर बनाया जाएगा। तो टोटल हर जो बेंच रहेगी उसमें डीआरसी में 3 मेंबर रहेंगे, 2 तो रिटायर्ड वाले जो रहेंगे आईआरएस ऑफिसर इनकम टैक्स में जिन्होंने काम किया था 5 इयर्स या उससे ज्यादा सीआईटी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट हेल्ड की थी, और एक तुम्हारा सर्विंग मेंबर रहेगा जो कि सीआईटी या फिर तुम्हारे पीसीआईटी की रैंक का बंदा रहेगा। चलिए अब एक और चीज समझना, The member shall be appointed by the central government for the 3 years। 3 years के लिए इनका टेन्योर रहेगा। The central government may fix the sum to be paid as a fees to the member who is retired officer on a per case basis along with the sitting fees so decided by the CBDT। तो उनका फीस वगैरह कितना मिलेगा वो सीबीडीटी डिसाइड करेगी, बताएगी पर केस बेसिस पे वगैरह उनको कितना फीस मिलना चाहिए। उसके बाद the decision of the DRC shall be on the majority basis because there are 3 member। तो अगर मान लो एक मेंबर कुछ और बोल रहा है बट 2 मेंबर कुछ और बोल रहे हैं तो मेजोरिटी बेसिस पे उनका डिसीजन डीआरसी का रहेगा। The central government may, by recording reason in writing and after giving an opportunity of being heard, remove any member from the DRC। DRC क्या करेगा, DRC से अगर मान लो किसी मेंबर को हटाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन को रिकॉर्ड करके उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके और उसके बाद उसको उसके पद से, कार्यभार से उसको क्या कर सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं यार, उसको कार्यभार से मुक्त कर सकते हैं करके, ठीक है, उसको है वो वहां से हटा सकते हैं। चलिए उसके बाद आप एप्लीकेशन कैसे करोगे डीआरसी में, एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्म को नोटिफाई किया है। देन एप्लीकेशन टू डीआरसी शैल बी मेड इन द फॉर्म नंबर 34 बीसी करके एक फॉर्म है, उस फॉर्म में करना पड़ेगा बाय द पर्सन हु ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 245 ME of the act in respect of dispute arising from any variation in the specified order in his case and who fulfills specified condition। उसमें कंडीशन दे रखी है उस टॉपिक में, वो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो आप एक काम करेंगे 34 BC करके फॉर्म है, उस फॉर्म में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ में आपको 1000 रुपीज का फीस है वो फीस आपको पे करना पड़ेगा और 1000 रुपीज का फीस पे करने के लिए बाद उसका जो एक्नॉलेजमेंट रहेगा, उसका जो चालान नंबर रहेगा वो आप एप्लीकेशन के साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद में
अब एक बात समझना, डीआरसी के पास में क्या पावर है। तो मैंने आपको बताया था वहां पे उस टॉपिक पढ़ाते टाइम भी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है ना, यहां डीआर नॉट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, इट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, जो डीआरसी रहेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, इनके साथ में इनके पास में ये पावर रहता है कि ये आपकी जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन है उसमें इम्यूनिटी दे सकते हैं, उसमें माफी दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं, या तो पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन। जो पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जेल वगैरह जो होने वाली है, उसमें ये लोग माफी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, एप्लीकेशन करने से पहले अगर कोई आपके लिए जो क्या बोलते हैं जो जेल होने वाली है वो अगर लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, मींस प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो फिर उसमें वो माफी नहीं दे सकते। मींस एप्लीकेशन की डेट के बाद में अगर आपको कोई भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन होने वाला है, उसमें ये लोग इम्यूनिटी आपको दे सकते हैं या माफी दे सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलीफ दे सकते हैं कुल मिला के। पावर टू रिड्यूस और वेव पेनल्टी, पावर टू रिड्यूस और वेव पेनल्टी, imposable और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बोथ अंडर द एक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डीआरसी सेल अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन एज पर द ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022। अभी ये एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जब एप्लीकेशन करेंगे, subject to such condition as may think fit to impose for the reason to be recorded in writing, grant to the person who made the application to dispute under this section waiver of the penalty imposable, जो penalty लगने वाली है, और immunity from prosecution or both in respect of the order which is the subject matter of the resolution, if it is satisfied that such person has paid the tax due on the written income in full if available and cooperated with the dispute resolution committee in the proceeding before it। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डीआरसी क्या करेगा, आपको दो चीजों में इम्यूनिटी देगा, एक तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, बट उसकी दो कंडीशन है, आपका जो भी टैक्स ड्यू था वो आपने पे कर दिया है, और दूसरी चीज आप यहां डीआरसी के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इम्यूनिटी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब रूल 1, no immunity shall be granted by the DRC in case where proceeding for any prosecution of the offense have been initiated before the date of receipt of application। मींस एप्लीकेशन करने से पहले ही आपके खिलाफ अगर कोई प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उसमें इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद द इम्यूनिटी ग्रांटेड to a person under sub rule 1 shall stand withdraw if such person fails to comply with any of the conditions subject to which the immunity was granted, and thereupon the provision of the act shall apply as if such immunity or waiver had never been granted। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको इम्यूनिटी दिया, इम्यूनिटी का मतलब होता है माफी, आपको इम्यूनिटी का मतलब होता है आपको बेनिफिट्स, तो उन्होंने माफी दिया, आपको इम्यूनिटी दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, आपने आपको इम्यूनिटी कुछ कंडीशंस के साथ में दिया था, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डीआरसी के पास में पावर है, वो इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो इम्यूनिटी को अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सम क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू द सेक्शन 194O, 194Q, 194 O एंड Q, और उसके बाद 206C1H। अब एक बात समझना, आप बोलोगे सर है ना, इन सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्लेरिफिकेशन टीडीएस टीसीएस में दे रखे हैं। 194O क्या रहता है, O मींस ऑनलाइन, ऑनलाइन पता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो अगर किसी का गुड्स बेचते थे और पार्टिसिपेंट को पेमेंट करते थे, तो उस केस में वो टीडीएस काटते थे, याद आया। उसके बाद 194Q क्या होता है कि अगर जो भी बायर है, बायर ने 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज किया, तो 50 लाख से ऊपर वाला जो कंसिडरेशन रहेगा, वो जब भी क्रेडिट करेगा, पेमेंट करेगा, उस पे टीडीएस काटेंगे 0.1% की रेट से। और यहाँ पे 206C1H क्या होता है, जो सेलर है, सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और वो कंसिडरेशन को जब रिसीव करेगा तो उस पे एक टीसीएस कलेक्ट करेगा, उससे रिलेटेड कुछ और क्लेरिफिकेशन है जो अपन देखते हैं। सबसे पहला जो क्लेरिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू द ई ऑक्शनर। अब एक बात समझना, ये ई ऑक्शनियर क्या होता है, ई ऑक्शनियर क्या होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, कुछ ऐसे पोर्टल्स होती है जो ऑनलाइन ऑक्शन करवाते हैं। मींस जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे बेचना है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए बायर ढूंढेंगे, उसके बाद बायर और सेलर को मिलवा देते हैं। अब हम लोग आपस में बार्गेनिंग करते हैं, मींस बायर और सेलर है वो हम आपस में बार्गेनिंग करते हैं, और जो ई ऑक्शनर रहता है उसको जो भी उसका कमीशन वगैरह है वो हम दे देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या जो ई ऑक्शनियर रहेगा, जिसने ये ऑक्शन कराई थी, हमको दोनों को मिलवाया था बायर एंड सेलर, क्या वो जो ऑनलाइन पोर्टल है, क्या उसको 194O में टीडीएस काटना पड़ेगा, क्या 194O में टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? तो यहां पे ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, तो उसको लेके यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया, और सीबीडीटी ये बोलती है कि ऑक्शनियर जो है उसको 194O में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
मींस हम जो बायर एंड सेलर है उसमें अगर टीडीएस टीसीएस 194Q में या 206C1H में आता है वो तो हम करेंगे, होगा वो टीडीएस टीसीएस आएगा, लेकिन जो ई ऑक्शनियर है जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड ये क्लेरिफिकेशन है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, इट इज क्लेरिफाई दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194O दैट इज ऑनलाइन वाला shall not apply in relation to the e-auction activities carried out by the e-auctioneers if all the following facts given in the point number A to F are satisfied। मींस A से F तक जो भी पॉइंट्स है वो अगर यहां पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उस केस में यहां पे TDS 194O में नहीं कटेगा। दिस क्लेरिफिकेशन shall not apply if any of this fact are not satisfied। अगर मान लो इसमें से एक भी कंडीशन पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, पांच क्या 6 कंडीशन A B C D E F 6 कंडीशन, इफ 6 कंडीशन सेटिस्फाइड तो टीडीएस नहीं काटना 194O में, अदरवाइज टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज समझना फर्दर, इट इज क्लेरिफाइड दैट द बायर एंड सेलर वुड स्टिल बी लायबल टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स एज पर सेक्शन 194Q एंड 206C1H ऑफ द एक्ट एज द केस मे बी। बट ये कंडीशन क्या है, जो ई ऑक्शन में ई ऑक्शनियर रहेगा उसको 194O में टीडीएस नहीं काटना है इफ दिस 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये 6 कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन, ई ऑक्शनियर कंडक्ट द ई ऑक्शन सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड is responsible for the price discovery only which is reported to the client। यहां पे होता क्या है, इन्होंने क्या बोला कि ई ऑक्शनियर कंडक्ट ई ऑक्शन सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे वो करता है एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस डिस्कवरी ओनली, मीन सिर्फ वो एक प्राइस डिस्कवरी करवाता है एंड विच इज रिपोर्टेड टू द क्लाइंट। द प्राइस सो डिस्कवर्ड थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरीली द प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। हो सकता है ट्रांजेक्शन किसी और प्लेस पे प्राइस पे हुआ हो, देयर मे बी बार्गेनिंग एंड ऑल, एंड बार्गेनिंग के बाद ट्रांजेक्शन कुछ और प्राइस पे हुआ हो, एंड इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट टू एक्सेप्ट द प्राइस और टू डायरेक्टली नेगोशिएट विद द काउंटर पार्टी। मींस यहां पे जो काउंटर पार्टी है उसके साथ वो नेगोशिएशन वगैरह करेंगे बायर और सेलर और वो लोग डिसाइड करेंगे। The transaction of the purchase and sales takes place directly between the buyer and the seller party outside the electronic portal maintained by the auctioneer, and the price discovery only act as the starting point of the negotiation and conclusion of the purchase and sale। तो इन्होंने क्या बोला कि परचेज और सेल है वो आउटसाइड ही होगा करके, ठीक है, वो बायर और सेलर खुद कर रहे हैं करके, वो जो ऑक्शन में जो प्राइस डिस्कवरी था ना वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बाद उनके बीच में बार्गेनिंग वगैरह हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट, the auctioneer is not responsible for the facilitating the purchase and sale of goods for which auction was conducted on its electronic portal except to the extent of price discovery। सिर्फ उस पे प्राइस डिस्कवरी हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। and payment for the transaction are carried out directly between the buyer and seller outside the electronic portal, and the auctioneer does not have any information about the quantum and the schedule of the payment which is decided manually by the client and the counterparty, and the for payment made to the e-auctioneer for providing e-auction service the client deduct tax under the relevant provision of the act other than section 194O। मींस यहां पे जो e-auctioneer को जो कमीशन वगैरह देंगे उस कमीशन पे जो है वो कमीशन पे बेसिकली क्या होगा, जो कमीशन है उस कमीशन पे अगर टीडीएस है तो वो 194H में वगैरह कट रहा है। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरे को तो ये लगता है कि आरटीवी में ये वाला पॉइंट कवर आईसीआई नहीं करेगी ई ऑक्शनियर वगैरह, बिकॉज ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों की लाइफ में ये देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं सेकंड क्लेरिफिकेशन, और ये सेकंड क्लेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा क्लेरिफिकेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आपको याद है जब मैं आपको 194Q करा रहा था तो 194Q में मैंने बताया था कि सर अगर कोई जीएसटी कंपोनेंट होता है वो जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस कटता है या नहीं। जीएसटी कंपोनेंट देखो, टीसीएस में तो जीएसटी इंक्लूड करके टीसीएस कलेक्ट होता है, बट यहां पे टीडीएस की जब बात कर रहे थे तो क्या जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस कटता है? आंसर इज नो, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन उसमें एक क्लेरिफिकेशन था कि अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाता है तो एडवांस पेमेंट के केस में आपको पता ही नहीं उसमें कितना जीएसटी रहेगा क्या रहेगा, तो पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना रहेगा। ये क्लेरिफिकेशन जीएसटी को लेके था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आया था सर जीएसटी को लेके तो है, लेकिन व्हाट अबाउट द वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, सीएसटी एंड ऑल, बिकॉज क्या होता है बहुत सारे स्टेट में ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, जैसे पेट्रोल डीजल है करके, ठीक है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ऑल है, तो वहां पे तो बेटा जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वहां पे तो अभी भी एक्साइज लग रहा है, वहां पे तो अभी भी लाइक दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी वो वाला क्लेरिफिकेशन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, वो उनके लिए भी वो वाला क्लेरिफिकेशन एप्लीकेबल होगा, और टीडीएस है वो उस वाले कंपोनेंट पे नहीं काटना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लेरिफाई दैट in case of the purchase of goods which are not covered within the preview of the GST,
The tax is deducted at the time of crediting the amount in the account of the seller or in terms of the agreement or contract between the buyer and the seller. The component of VAT, sale tax, excise duty, CST, as the case may be, has been indicated separately in the invoice. Then tax is to be deducted under section 194Q on the amount credited without including the VAT, excise duty, sale tax and CST as the case may be. However, the tax is deducted on the payment basis. If it is earlier than the credit, the tax is to be deducted on the whole amount, as it is not possible to identify the payment of VAT, excise duty, sale tax and CST component to be invoiced in the future. Furthermore, in case of purchase return, the clarification as provided in GST shall also apply to the purchase return relating to the non-GST product liable for the VAT, excise duty, sale tax, CST, etc. etc. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना, आपको पता है एक सेक्शन होती है 206C। अब ये 206C जो होती है ना, 206C ये रहती है आपकी टीसीएस से रिलेटेड सेक्शन, और इसकी जो सब सेक्शन 1 है वो सब सेक्शन 1 क्या बोलती है, आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके बाद तेंदू लीव्स वगैरह, वहां पे पता है 5-6 आइटम्स थी करके, ठीक है। टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद मोटर व्हीकल, वहां पे वो थे कुछ प्रोडक्ट थे। यहाँ पे मोटर व्हीकल तो अलग आ जाता है, 1F में आ जाता है, बट वहां पे आपको पता है 5 आइटम्स थे जो आपके 206C1 में दे रखा है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स है, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है करके, ठीक है। तो वहां पे जो ये प्रोडक्ट थे ना, आपको या स्क्रैप और था वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो और ये प्रोडक्ट खरीदते आप अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करने वाले हो तो उस पे टीसीएस नहीं आएगा, अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हैं तो। एक डिक्लेरेशन की सेक्शन होती है 1A करके, दैट इज द 206C1A करके एक डिक्लेरेशन की सेक्शन रहती है कि इफ यू हैव सबमिटेड द डिक्लेरेशन and you mention that this product is going to be used for the manufacture of the another goods or it is going to be used for the electricity generation, then TCS is not applicable. Now here question is that कि सर एक बात बताइए, यहां TCS तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या यहां पे 194Q में TDS आ सकता है या नहीं, क्योंकि जो बायर है वो सेलर से जब पेमेंट करेगा, बायर जो है वो जब सेलर को पेमेंट करेगा तो क्या बायर, इवन दैट बायर इज यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, सेलर इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट द टीसीएस व्हेन बायर इज सबमिटेड द लाइक डिक्लेरेशन, बट इज बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q और नॉट? आंसर इज यस गाइस, यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। इसको लेके क्लेरिफिकेशन है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। It is seen that provision of section 194Q of the act does not apply in respect to those transactions where tax is collected under section 206C। देखो यहां 194Q में क्या बोला हुआ है कि अगर मान लो आपका टीसीएस कट रहा है, टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा अदर देन 1H को छोड़ के, 1H को छोड़ के बाकी अगर मान लो टीसीएस कलेक्ट हो गया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ है ड्यू टू दैट डिक्लेरेशन, तो क्या होगा? सिंस by virtue of section 206C1H, that is goods used for manufacture or power generation, the tax is not required to be collected for goods covered under section 206C subsection 1. It is hereby clarified that in such a cases the provision of section 194Q of the act will apply and the buyer shall be liable to deduct the tax under that section if the condition specified therein are fulfilled। means अगर 194Q की condition satisfied होती है तो उस केस में TDS काटना पड़ेगा। चलिए अब एक और छोटा सा क्लेरिफिकेशन है। ये क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है कि इट इज क्लेरिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194Q, 194Q मींस बायर जो टीडीएस काटता है 50 लाख से ऊपर वाले पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेलर। मींस यहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटना, एंड नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द बायर इन केसेस वेयर द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट are the seller of the goods. It is further clarified that any other person such as public sector undertaking or corporation established under Central State Act or any other such body, authority or entity shall be required to comply with the provision of section 194Q and tax shall be deducted accordingly। यहाँ पे बाकी पे काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? It is clarified that for the purpose of section 194Q, central government, state government shall not be considered as seller, mean इनका TDS नहीं काटना, and no tax is to be deducted by buyer in case where department of center और स्टेट गवर्नमेंट आर सेलर ऑफ द गुड्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर मान लो कोई अदर पर्सन है लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है तो उनको फिर कंप्लाई करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आगे दे रखा है
नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाई दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2061G। ये 2061G क्या होता है पता है? वो टीसीएस वाला जिसमें वो घूमने आते थे, पता है अपन घूमने जाते थे बेसिकली। तो घूमने जाते थे तो जब भी इंडिया के बाहर अगर आप ओटीपीपी लेते हो, याद आया ओटीपीपी? ओटीपीपी, ओटीपीपी मींस ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, या फिर इंडिया के बाहर आप अगर तो 2061G क्या होता था? या तो इंडिया के बाहर आप घूमने जाते थे, दैट इज ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम ओटीपीपी, या फिर इंडिया के बाहर पता है वो एलआरएस स्कीम में अगर आप पैसा भेजते थे तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होता था। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी किस पे? ऐसा कोई इंडिविजुअल है हु इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 61 और 61A ऑफ द एक्ट एंड हु इज विजिटिंग इंडिया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है एज पर 61 और 61A में नॉन रेजिडेंट लोग हैं, वो अगर इंडिया में मान लो विजिट के वगैरह आते हैं तो उन पे बेटा ये सेक्शन 2061G है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए अपन ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2061G shall not apply to an individual who is a non-resident of India as per the in terms of the section 61 और 61A जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगी, अगर रेजिडेंट है तो उस केस में ये सेक्शन लग जाएगी। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और क्लेरिफिकेशन, बड़ा सिंपल सा क्लेरिफिकेशन है। एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कि आपको अपने पैन और आधार को कब तक अटैच करवाना पड़ेगा, कब तक लिंक कराना पड़ेगा? सर अब तो इंतहा हो गई उसकी घड़ी की करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, आपको जो डेट दे रखी है वो 31 मार्च 2022 दे रखी है। मींस टिल 31 मार्च 2022 यू हैव टू लिंक योर पैन विद आधार। आपको पैन आधार को लिंक करना पड़ेगा। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आपका क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। और जब पैन कार्ड आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा तो इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पैन कार्ड दोगे तो भी ये माना जाएगा आपने पैन कार्ड नहीं दिया है, और उस केस में आपके ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या आ सकते हैं? हायर रेट से टीडीएस कट सकता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं करके, ठीक है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया सर्कुलर निकाल के कि डोंट वरी, हम आप पे और कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आने देंगे 1 साल के लिए, टिल 31 मार्च 2023। इन्होंने बोला कि टिल 31 मार्च 2023 तक आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी आप लिंक करिए, और लिंक करते टाइम आपको पता है आपको फीस भरना पड़ता है, वो फीस भरिए 234H का और आप लिंक कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रूल होता है 114AAA। So rule 114AAA of the income tax rules provide that PAN of the person has become inoperative, he will not be able to furnish or intimate or quote his PAN shall be liable to all the consequences under the act for such failure. This will have the number of implication. बहुत सारे implication आ सकते हैं। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, और जब इनऑपरेटिव होगा तो क्या क्या आपके ऊपर implications आ सकते हैं। तो देखिए क्या क्या, The person shall not be able to file return using the inoperative PAN. Inoperative PAN से आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाओगे। Pending return will not be processed. आपके pending return है उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। Pending refunds cannot be issued to the inoperative PAN. अगर आपका कोई पुराना pending refund है वो refund ही आपको नहीं आएगा। Pending proceeding as the case of defective return cannot be completed once the PAN is inoperative. Tax will be required to be deducted the higher rate if PAN become the inoperative. In addition to above, the taxpayer might face the difficulty at the various other criteria also, like KYC and all, like bank and other financial portal, as the PAN is one of the important KYC criterion for all kind of the financial ट्रांजेक्शन। बहुत जगह पैन की जरूरत होती है, अगर हाँ इनऑपरेटिव हुआ तो ये सब चीजें हो जाएगी। तो इन्होंने फिर क्या बोला, हेंस इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एप्लीकेशन of section 234H and existing rule 114AAA, it is clarify the impact of rule 114AAA, where the person whose PAN has become the inoperative is required to furnish, intimate or quote his permanent account number. Under the act, it shall be deemed that he has not furnished, intimated, quoted the PAN as the case may be, and he shall be liable for all the consequences for not furnishing or intimating the quoting the PAN shall come into effect from 1st April 2023। मींस 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट पैन और आधार को लिंक करने का टाइम लिमिट बढ़ा दिया, नहीं, वो टाइम लिमिट वही था भैया 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद में आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन इनऑपरेटिव के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उसको उन्होंने 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया कि इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अप्रैल 2023 एंड पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 एंड एंडिंग विद 31st मार्च 2023 shall be
the period during which that rule shall not have its negative consequences. However, the taxpayer shall be liable to pay the fees at the time of making the pen ऑपरेटिव मीन जब आपको ऑपरेटिव करना है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीस जो पे करनी रहती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट एक सेक्शन होती है 89A और ये 89A क्या होती है वो अपन पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 89A। अब एक बात समझना, ये 89A सेक्शन है, ये लॉ में नई सेक्शन डाली गई कुछ टाइम पहले, एक रिलीफ से रिलेटेड है। ये सेक्शन क्या बोलती है उसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये सेक्शन क्या बोलती है 89A, दैट इज रिलीफ फ्रॉम द टैक्सेशन इन इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है जो पहले जॉब करता था या तो यूके में या लाइक यूएसए में, कनाडा में, वहां पे जॉब करता था। और वहां पे जॉब करने के बाद हुआ क्या कि मान लो वो पहले नॉन रेजिडेंट था और उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, पेंशन है, लीव सैलरी है, ग्रेचुइटी है, दैट इज ऑल कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जब मिलते हैं और अभी वो बंदा क्या हुआ कि मान लो रेजिडेंट बन गया, तो रेजिडेंट बन गया, तो रेजिडेंट जब बनता है तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, वॉट एवर होल वर्ल्ड इनकम तो टैक्सेबल होगी। तो पहले उसने वहां पे जॉब किया था तो अब उसको वहां से कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है उसके अकाउंट में, तो करंट ईयर में मिल रहा है। और करंट ईयर में इफ दैट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया देन आई कैन से दैट दैट रिटायरमेंट बेनिफिट इज टैक्सेबल इन इंडिया, बिकॉज होल वर्ल्ड की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। लेकिन एक बात समझना, होता क्या है, कुछ कुछ कंट्रीज के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो जब मिलेगा ना, मींस अक्रूड होगा, तब टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आप उसमें से पैसा विड्रॉ करोगे, मींस उस अकाउंट से आप पैसे को विड्रॉ करोगे, वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन ऐसा कोई इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन नहीं था। तो इन्होंने यहां पे एक सेक्शन डाल के बोला कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट जो अगर कोई पर्सन पहले नॉन रेजिडेंट था, उसने एक स्पेसिफाइड अकाउंट खोला था फॉरेन कंट्री में और उसमें कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट आ रहा है, अभी वो बंदा रेजिडेंट है, तो जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट अक्रूड हो रहा है ना, अभी टैक्सेबल नहीं करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में भी। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम दैट अकाउंट, उस अकाउंट से जब पैसा विदड्रॉ करेंगे, जब पैसा निकालेंगे, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रिलीफ फ्रॉम द टैक्सेशन इन इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन, पहली चीज स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, उसको डिफाइन कर रखा है। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, देखिए, तो स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मींस नाउ ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, who open a specified account in the notified country while being non-resident in India and resident in that country। means कोई ऐसा पर्सन है जो अभी इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन पहले ही was the non-resident of India and that time he has opened the account in that country, उस पर्सन को बोलेंगे हम specified person। so specified person means a person resident in India who has opened the specified account in the notified country outside India when he was the non-resident, तो उसको बोलेंगे specified person। अब एक बात समझना, specified person has income accrued in specified account, अगर उसका specified account में कुछ income accrued हो रहा है, means now he is a resident और उसका specified account जो है उसमें कुछ income accrued हो रहा है। बट आप बोलोगे specified account किसको बोलेंगे, तो specified account किसको बोलेंगे, उसको डिफाइन कर रखा है। देखिए specified account means account maintain in the notified country, उसने notified country में account maintain किया है by specified person in respect of his retirement benefit and the income from such account is not taxable on accrual basis but is taxed in such country at the time of the withdrawal or redemption। मींस यहां पे स्पेसिफाइड अकाउंट किसको बोलेंगे कि ऐसा अकाउंट जो किसी फॉरेन कंट्री में खोला गया है, स्पेसिफाइड कंट्री में खोला गया है और स्पेसिफाइड कंट्री में जो इस अकाउंट खुला हुआ है उसमें उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ रहा है और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उस कंट्री के लॉ के हिसाब से टैक्सेबल अक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल व्हेन इट इज विदड्रॉ और रिडेम्पशन फ्रॉम दैट अकाउंट, मींस जब उससे विदड्रॉ करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे तो उस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो वापस से चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, वेयर a specified person, a specified person means a person who is a resident now but earlier he was non-resident, has income accrued in a specified account, a specified account means account opened by him for the retirement benefit and as per that country law that income is taxable at the time of withdrawal only, such income shall be taxed in such a manner and
सच अ ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब, इंडिया में कैसे टैक्सेबल होगा उसके लिए ये मैनर्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, स्पेसिफाइड कंट्री कौन सी है? तो स्पेसिफाइड कंट्री में बेटा यहां पे देखिए 3 कंट्री को नोटिफाई किया हुआ है। स्पेसिफाइड कंट्री मींस वन इज द कनाडा, जो कनाडा है, कनाडा कनाडा जो भी आप बोलते हो। दूसरा तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड करके है ये है। और तीसरा तुम्हारा यूएसए, तो कनाडा, यूएसए एंड यूके है वो आप याद रखेंगे, और उसके साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड है वो भी आप याद रखेंगे। ये है वो स्पेसिफाइड कंट्री है। तो देखिए यहां कुल मिला के हुआ क्या, अगर कोई इंडिविजुअल है जो अभी रेजिडेंट है, पहले नॉन रेजिडेंट था, उसने स्पेसिफाइड कंट्री मींस या 4 कंट्री में कोई अकाउंट खोला है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, एंड एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री दैट रिटायरमेंट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ अक्रूवल, इट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और योर लाइक रिडेम्पशन के टाइम पे वो टैक्सेबल होगा। तो इंडिया में क्या करना है उसके लिए उन्होंने नोटिफाई किया है। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं इंडिया में कैसे कब टैक्सेबल होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रूल बनाया गया दैट इज 21AAA, और ये रूल क्या बोलता है, टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वेयर स्पेसिफाइड पर्सन हैज अ इनकम अक्रूड in a specified account on or account during the previous year relevant to the assessment year beginning on or after 1st April 2022, means basically this amendment is applicable from assessment year 22-23 only। पहले जो हो गया वो हो गया, पहले वाले का नहीं, अभी असेसमेंट ईयर 22-23 या उसके बाद में उस अकाउंट में जो भी पैसा अक्रू होता है तो क्या होगा, सच इनकम शेल एट द ऑप्शन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, मींस आपके पास ऑप्शन है, या तो अक्रूवल वाले ईयर में टैक्सेबल कर दो इंडिया में, नहीं तो इंडिया में आप रिडेम्पशन वाले ईयर में टैक्सेबल कर देना। तो यहां पे इंडिया में ये अमेंडमेंट करके इन्होंने बोला कि आपके पास ऑप्शन है, एट द ऑप्शन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड अकाउंट और अकाउंट इज टैक्स एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और रिडेम्पशन एज द केस में बी इन द नोटिफाइड कंट्री। मींस जब उस ईयर उस कंट्री में टैक्सेबल हो रही है तब आप इंडिया में टैक्सेबल कर सकते हो, that you have an option. Now next part, where the option has been exercised by the specified person under sub rule 1, आपने अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, the total income of a specified person for any previous year in which the income is taxable under sub rule 1 shall not include the income which means जो आपकी ये इनकम आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, क्या हम तो जब विड्रॉ होगा ना, विड्रॉ जब करेंगे तब टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि उस कंट्री का लॉ ये बोलता है, तो इंडिया में भी हम टैक्सेबल तब करेंगे जब पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया तो वो जब विड्रॉ करोगे तब टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो उसके लिए सबसे पहला लॉजिकल है कि income which has already been included in total income of such a specified person in any of the earlier previous year during which such income accrued and tax thereon has been paid in accordance with the provision of the act, means ये already पहले taxable हो चुकी थी, means जो income already पहले taxable हो गई थी और बाद में आपने किसी और income के लिए ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो ऑलरेडी जब taxable हो चुकी थी तो वो वाले पार्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा, was not taxable in India in the previous year during which such income is accrued, जिस ईयर में वो इनकम अक्रूड हुई थी ना उस ईयर में वो आपके लिए टैक्सेबल ही नहीं थी, मींस जिस ईयर में वो इनकम अक्रूड हुई थी उस ईयर में वो आपके लिए टैक्सेबल ही नहीं थी। क्यों टैक्सेबल नहीं थी? आइदर सच स्पेसिफाइड पर्सन बीइंग नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, उस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट थे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, या फिर एप्लीकेबल ऑफ द डीटीडब्ल्यूए, डीटीडब्ल्यूए बोलता था कि ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, तो उस केस में भैया वो वाली इनकम को आपको टैक्सेबल नहीं करना। तो देखो बड़ा सिंपल है, ये सेक्शन क्या बोलती है, स्पेसिफाइड पर्सन है मींस ऐसा पर्सन जो पहले नॉन रेजिडेंट था अब रेजिडेंट है, उसने नॉन रेजिडेंट था तब इंडिया के बाहर अकाउंट खोला था, कौन सी कंट्री में, या तो आपने अकाउंट था वो यूएसए में था या फिर आपका यूके में था या कनाडा में था करके, ठीक है। और यहां पे आपका जो रिटायरमेंट और उस कंट्री का लॉ ये बोलता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल, तो उस केस में आप इंडिया में ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो कि अभी आपको टैक्सेबल नहीं करवाना, अभी आप रेजिडेंट हो, अभी टैक्सेबल नहीं करना, वो तब टैक्सेबल करेंगे जब आप उसको विड्रॉ करोगे। बट ऑब्वियसली उस अमाउंट में वो वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा जो ऑलरेडी पहले टैक्सेबल हो चुका है या फिर टैक्सेबल होता ही नहीं था करके, ठीक है, ड्यू टू आपका नॉन रेजिडेंसी या फिर डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से, तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अब एक और चीज समझना, द ऑप्शन अंडर सब रूल 1, आपने ये ऑप्शन ले लिया कि रिटायर जब आपका विड्रॉ होगा तब टैक्सेबल करेंगे इंडिया में, shall be exercised by the specified person in respect of all the specified account maintained by the specified person। अगर आपका एक से ज्यादा अकाउंट आपने मेंटेन किया हुआ है तो ऑल अकाउंट से रिलेटेड आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
and in case where the specified person become non-resident during any relevant previous year। अब एक बात बताओ, आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर, आप रेजिडेंट हो, अभी थोड़ी टाइम बाद आप एक किसी ईयर में नॉन रेजिडेंट बन गए, तो नॉन रेजिडेंट बन गए तो उस केस में क्या होगा, यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि आप अगर नॉन रेजिडेंट इस साल बन गए तो पिछले साल में ये आपका ऑप्शन विड्रॉ हो जाएगा और जो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, The option exercised under sub rule 1 shall be deemed to have been never been exercised with effect from the relevant previous year। ये माना जाएगा कि आपने ऑप्शन लिया ही नहीं है करके, ठीक है। And the income which has accrued in the specified account or account during the period beginning with the previous year in which option was exercised and ending with the previous year immediately preceding the relevant previous year means भैया आपका last previous year तक क्या होगा, shall be taxable during the previous year immediately preceding the relevant previous year and tax shall be paid on or before the due date of furnishing of return of income for the relevant previous year। तो कुल मिला के क्या होगा कि भैया अगर आप मान लो इस साल रेजिडेंट बन गए तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज आपने कर दिया था, आप रेजिडेंट थे, इस साल नॉन रेजिडेंट बन गए, तो जब से आपने ऑप्शन लिया था और लास्ट प्रीवियस ईयर तक का जितना भी इनकम रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द लास्ट प्रीवियस ईयर के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज बाय स्पेसिफाइड पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर शैल बी इन द फॉर्म नंबर 10EE करके एक फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड शैल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4। The option once exercised for the specified account or account in respect of previous year shall apply to all subsequent previous year and cannot be subsequently withdrawn। मींस एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो भैया ये आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रीवियस ईयर, बट अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो फिर वापस आपका ये विड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज वन स्मॉल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू सेक्शन 89A करके। अब एक चीज समझना, इसके बाद के जो दो रूल दे रखे हैं ना, एक तो मैंने दे रखा है 21AJA करके, तीन रूल दे रखे, उसके बाद 21AJAA करके, और एक दे रखा है मैंने दैट इज द रूल नंबर 2DD। ये तीनों रूल है नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और ये तीनों रूल आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हो सिर्फ, और कब करना, जब आप NR का रिविजन कर लो। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन करके आपका टॉपिक है उसमें आपको पता है एक सेक्शन होती है आपकी 10(4)D करके, 10(4)D में जहां FII स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड बात की हुई है, तो जो FII स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड जो बात की हुई है ना, वो एक बार आप करोगे उसके बाद इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको इजीली करके, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी इनकम आती है, मींस स्पेसिफाइड फंड के लिए कौन कौन सी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है, और वो एग्जेम्प्ट इनकम की टोटल कैसे करेंगे वो इन्होंने दे रखा है, या फिर आपकी कौन कौन सी इनकम ऐसी रहेगी करके, ठीक है, जो आपका OBU रहता है, जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन रहता है उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी टोटल है वो आपको करना रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। इतने अमेंडमेंट है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा नहीं है करके, ठीक है, और अपन RTP का वेट करेंगे जो नवंबर 2022 के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा। मोस्टली RTP में जो मैंने अमेंडमेंट आपको कराए हैं दैट विल बी कवर्ड इन द RTP। अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट, ऐसा नोटिफिकेशन सर्कुलर जो है और कुछ एडिशनल आपकी RTP में आपको दिख जाता है तो डोंट वरी, मैं आपको करा दूंगा, नहीं तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बट गाइस अभी आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं है फॉर द नवंबर एग्जाम। ये रहा नवंबर, ये रहा करके, ठीक है। ऐसा लगता है ना टाइम कितना जल्दी जा रहा है। अभी भी बहुत सारी आपकी मेरी यादें हैं जब अपन कभी CPT में पढ़ा करते थे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, 12th की अभी तक आपकी यादें हैं। तो ऐसा लगता है ना कितना जल्दी फास्ट टाइम चला जाता है। तो मैं बताऊं ये वाला टाइम भी बहुत फास्ट जाएगा। जस्ट यूटिलाइज योर टाइम, गिव योर बेस्ट करके, जितना दे सकते हो उतना अच्छे से दीजिए, पढ़ाई करिए करके, ठीक है, अच्छे से पढ़ के पास हो जाइए। चलो, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक और चीज, CA इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो है उनके लिए क्या क्या नवंबर के लिए अमेंडमेंट है, दैट आई विल अपलोड द लेक्चर आफ्टर योर RTP, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल।